सभी को नमस्कार। मैं धर्म नारायण। सभी लोगों ने कहा था कि आप अपना इंटरव्यू का अनुभव बताएं, तो मैं इसे रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। इसके बाद अगर वॉइस चैट रहेगी तो उसमें हम बाकी बातें कर लेंगे, अगर किसी को और कुछ बात हमसे पूछनी रहेगी। तो मेरा साक्षात्कार 9 तारीख को था और मुझे बोर्ड नंबर 2 मिला। पूरे विश्वविद्यालयी परिवेश से मैं बहुत दूर रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कौन से प्रोफेसर थे, कहाँ के थे। कुछ लोग कह रहे थे, जो लोग जानते थे वो लोग कह रहे थे कि फला होंगे, लेकिन मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा इंटरव्यू लगभग 2-3 बजे तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने बोर्ड का अंतिम अभ्यर्थी था और मेरा इंटरव्यू लगभग 7 बजे शुरू हुआ। जैसे ही मैं अंदर गया तो चूंकि मैं आखिरी अभ्यर्थी था, इसलिए बोर्ड के एक सदस्य ने मुझसे पूछा कि आप थके तो नहीं हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं तन कर बैठ गया, जबकि मैं पूरी तरीके से थका हुआ था और ये बात मुझे भी मालूम थी, उन्हें भी मालूम थी। बहुत सामान्य ही लग रहा था मुझे। इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ नहीं लगा, और सामने उन लोगों के चेहरे पर भी बड़ा विश्वास और आश्वस्ति का भाव था। तो कुछ भी घबराहट जैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। साधारण बातचीत से बात शुरू हुई कि आपने हाई स्कूल कब किया, 2003 में। इंटरमीडिएट कब किया, 2005 में। कितने प्रतिशत अंक थे, 69.4, 69.4। बीए कब किया, स्नातक। तो फिर मैं 5 बोल गया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं, 5 और 3 8। तो इस पर वो सभी लोग थोड़ा हंसते भी दिखाई पड़े, क्योंकि मैं जोड़ जोड़ कर बता रहा था। फिर बोले कि आपने एमए कब किया है, तो वो 2018 में था। तो यहीं से एक प्रश्न बना कि ये इतने वर्षों का अंतर क्यों है। तो मेरा सही था कि मैंने 2010 में बीएड किया और 14 में केंद्रीय विद्यालय में काम करने लग गया। इसी बात को मैंने बताया कि सर, मैंने बीच में बीएड किया और उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में अभी पढ़ा रहा हूँ। कहा ठीक है, आपका रिसर्च कुछ किया है क्या? तो मैंने कहा सर नहीं, रिसर्च तो नहीं किया है। फिर से भी ये बात उठी, एक बार फिर से रिसर्च की। तो मैंने कहा सर, क्योंकि मुझे मेरा संस्थान छुट्टी नहीं देता, इसलिए मैं रिसर्च नहीं कर सका। मेरा रिसर्च का कोई टॉपिक नहीं है। तो पड़ोस में एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछना शुरू किया कि आप क्या पसंद करते हैं, हिंदी में गद्य पद्य क्या पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मैडम सब कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी रुचि कविता में अधिक है। कविताएं मैं अधिक पसंद करता हूँ, मेरे दिल के करीब हैं, और मुझे ढेर सारी कविताएं याद भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि मध्यकालीन कुछ कवियों के नाम बताइए। मैंने कहा कबीर, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास और विद्यापति। विद्यापति के नाम को सुनकर उन्होंने फिर से, हमने कहा विद्यापति मध्यकाल के कवि हैं क्या? तो मुझे लगा शायद गलती हो गई, तो मेरे मुझ से वही बात निकल भी गई कि क्या मुझसे गलती हो गई क्या। उन्होंने कहा नहीं, कई बार उन पर विवाद है। चलिए ठीक है, उन पर विवाद रहता ही है। इसके बाद अगला प्रश्न अगली तरफ से दूसरे सर थे, उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए, ये संक्षेपण क्या होता है? तो भाई मैंने बताया कि संक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दिए गए पाठ को सारगर्भित करते हैं, संक्षेपित करते हैं, जिससे उसे पढ़ने में आसानी हो सके। तो बोले कि संक्षेपण कैसे किया जाता है? तो मैंने कहा कि संक्षेपण में अगर पुनरावृत्तियां हों तो उन पुनरावृत्तियों को हटा देते हैं, और अगर अनेक शब्दों के लिए हमें कोई एक शब्द मिल रहा है तो उसको रख लेते हैं। अनावश्यक बातों को हटा देते हैं,
फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये बताइए कि जो संक्षेपण है उसमें किसी पाठ का कितना हिस्सा छोड़ा जाता है। तो ये मुझे पता था, तो मैंने बताया उसमें किसी दिए हुए पाठ का 1/3 हिस्सा छोड़ा जाता है। जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर बता लिया तो फिर से मुझे वही जो मैडम पहले पूछ रही थी उनसे फिर से एक प्रश्न आया कि आप बताइए कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस इतना लोकप्रिय है, इसका क्या कारण है, आप क्या समझते हैं। तो मैं तो कुछ और समझता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तथ्यों के हिसाब से जानना ठीक रहेगा, और इसलिए मैं शायद रामचंद्र शुक्ल जी की किताब से या रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से कहाँ से मैंने पढ़ा था, वही बातें मेरे दिमाग से वहाँ पर निकली। और मैंने कहा कि एक तो बात है कि उसमें कथा तत्व है, और कथा तत्व आदि से अंत तक बना हुआ है, कहीं भी कथा सूत्र छीण नहीं हुआ। दूसरी चीज है तुलसीदास की भाषा, जन भाषा का जो उन्होंने सहज सरल प्रयोग किया वह। और तीसरी बात है उनका समन्वय की विराट चेष्टा, और हाँ उसमें भी लोक और शास्त्र का समन्वय। बहुत बातें नहीं की, बस इतना बताकर हो गया। फिर एक दूसरे कवि दूसरे जो सर थे उन्होंने फिर मैंने मुझसे पूछा कि आप विद्यालय में पढ़ाते हैं तो व्याकरण पढ़ाते होंगे, व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने बताया कि व्याकरण में मैं वाक्य, वाच्य, रस, और चौथा मैं भूल गया था, तो मैंने कहा सर मैं भूल गया हूँ चौथा, एक 4 चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं व्याकरण में 10वीं के। तो उन्होंने फिर पूछा कि अभी वाक्य में के आवश्यक तत्व क्या है। तो मुझे एकदम से कुछ याद नहीं आया, तो मुझे अन्विति याद आया बस। तो मैंने कहा अन्विति है सर, और फिर मैंने कहा उद्देश्य और विधेय है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी याद नहीं आया। तो मैंने कहा सर मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं अभी विस्मृत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप काव्य प्रयोजन बताइए, काव्य प्रयोजन क्या है। तो यहाँ फिर मैं भ्रमित हो गया, क्यों भ्रमित हो गया पता नहीं, लेकिन मैं भ्रमित हो गया। तो मैंने कहा सर अभी भ्रम में हूँ, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में मुझे लगता है कि मैं इसका उसमें बता दूंगा, उसका उसमें बता दूंगा। कहा चलिए कोई बात नहीं, आप कोई एक चीज बताइए, काव्य हेतु काव्य प्रयोजन कुछ भी बताइए जो आता हो। तो फिर मैंने श्लोक सुनाया, काव्यम यशसे अर्थकृत व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य परिनिर्वर्तय कांता संमितयो उपदेश विजय। तो एक बूढ़े बूढ़े सर थे, उन्होंने पूछा ये श्लोक किसका है। तो ये तो याद था मुझे, तो मैंने बोल दिया भाई मम्मट का है ये। बोले ठीक है। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप इंटरव्यू के लिए विशेष क्या पढ़ कर आए हैं, इंटरव्यू के लिए खास कर क्या पढ़ कर आए हैं। तो मैंने कहा सर कुछ ज़्यादा खास तो पढ़ नहीं पाया, बस रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का संवेदना का इतिहास पढ़ा है, और रामचंद्र शुक्ल जी की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। उन्होंने कहा ठीक है, ये बताइए कि भक्ति काल को लेकर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रमुख अवधारणा, प्रमुख स्थापना क्या है। अब सच में बताऊं, ये स्थापना मुझे अच्छे से याद है, और बाद में मुझे निकलते ही ध्यान आया, लेकिन उस समय पर पता नहीं वो क्यों विस्मृत रही। तो मैंने कहा बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन जो याद आ रहा है वो मैं बताता हूँ। फिर मैंने बताया कि एक जगह पर उन्होंने शुक्ल जी की दृष्टि के विषय में ऐसे लिखा है कि शुक्ल जी अपने साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और छायावाद, ये दो उनके बहुत प्रिय काल रहे हैं, और इसमें भी भक्ति काल में तुलसी और छायावाद में सुमित्रानंदन पंत को वो श्रेष्ठ कवि मानते हैं। दोनों के ऊपर उन्होंने 19-19 पृष्ठ लिखे हैं। तुलसीदास के विषय में लिखते समय केवल उनकी आलोचना, उनकी व्याख्या नहीं है, बल्कि उनके जीवन के प्रसंग हैं, प्रामाणिकता का जो है कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ये सभी बातें भी लिखी हैं। बल्कि सुमित्रानंद पंत पर लिखते हुए उन्होंने केवल और केवल उनके काव्य की आलोचना की है। तो इस तरह से जो भले ही रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद का बड़ा मुखर विरोध करते रहे हों, लेकिन उनकी जो आलोचना की दृष्टि है वो छायावाद से ही परिचालित थी। तो उन्हें छायावाद की चेतना का भी आलोचक उन्होंने कहा है।
उन्होंने कहा कि हमारे जाने अनजाने से हमारी शक्तियाँ इसी तरह से परिचालित होती हैं। तो ये उत्तर मैंने दिया, हालांकि मुझे भी पता है कि ये उत्तर थोड़ा सा लीक से तो हटकर था और बिल्कुल सटीक नहीं था। उत्तर कुछ और था, वो बात करेंगे तो बताएंगे। तो इसके ठीक बाद फिर उन्होंने कहा कि एक आध और कोई प्रश्न, नहीं शायद सारे हो गए। तो हाँ, एक और प्रश्न पूछा उन्होंने कि अर्थ क्या है, अर्थ विज्ञान के आधार पर अर्थ क्या है। तो मुझे आ नहीं रहा था ये प्रश्न का उत्तर, तो हालांकि कुछ याद था। तो मैंने कहा सर, नाम चाम्स्की कहते हैं कि अर्थ एक संकेतित के बदले में दूसरा संकेतित है। मैंने कहा नहीं नहीं, भाषा विज्ञान के आधार पर आप अर्थ बताइए, चाम्स्की चलो अलग है। तो उन्होंने कहा सर अच्छे से नहीं आ रहा है मुझे ये। कहा ठीक है, अभी आपका इंटरव्यू हो गया है, अभी आप अपने विषय में अगर कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। तो मुझे भी पता था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा तो गया नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि सर बहुत नंबर तो मैं लाया नहीं हूँ, क्या बोलूँ अपने आप में, बस ये है कि मैं एक बहुत मेहनती अध्यापक हूँ और शैक्षिक तकनीकी पर मेरा बड़ा काम है और पिछले 4-5 वर्षों में मैंने हिंदी साहित्य में बहुत मेहनत की है। बस मैं यही 3 वाक्य अंत में बोला। सामने पर जो शायद उस पूरे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बस ऐसे बोला कीप इट अप, और बाकी मैं देख रहा था सबके चेहरे पर एक संतुलित भाव था, कोई जिससे नाराजगी का भी नहीं था, नहीं तो बहुत खुशी का भी नहीं था। और उसके बाद मैं सभी को जिस तरह से घुसकर मैंने सबसे पहले सभी को नमस्ते किया था, लगभग उसी तरह से मैंने सबको नमस्ते किया और बहुत ध्यान से बाहर चला आया, अपना बैग उठाया, घर चला गया। तो ये था मेरा उस दिन का साक्षात्कार का अनुभव। मैं कहूँगा कि अगर मैं खुद होता तो अपने आप को 20+2 या -2 इतने नंबर देता। इससे ज़्यादा मैं इस इंटरव्यू में नंबर खुद को भी नहीं दे सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इतना ही मिलेगा। ये पता नहीं कि चयन होगा या नहीं, हाँ, लेकिन मैं अपने इस साक्षात्कार से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता था। धन्यवाद।